वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज एक लंबा लेक्चर होने वाला है ओशियनोग्राफी टॉपिक पे, जो कि GS1 यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से जियोग्राफी का जो एक टॉपिक है ओशियनोग्राफी, उसका पूरा डिटेल कवर करेंगे हम पीवाईक्यू के साथ। उसके सभी टॉपिक जैसे कि उसका जो रिलीफ के फीचर है, उसके बाद ओशियन करंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीवाईक्यू में 2014 में ओशियन रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये ओशियन के जो रिसोर्स है, मिनरल्स है वगैरह, फिशिंग, नेचुरल रिसोर्स और गैस ऑयल वगैरह, जो लिविंग नॉन लिविंग और उसके साथ जो लिविंग नॉन लिविंग और जो फिशिंग वगैरह के जो रिसोर्स है उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। वो लास्ट टॉपिक होगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है कि ओशियन करंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ओशियन करंट्स के ऊपर 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सिमिलरली 2022 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स कौन कौन से है। 2015 में भी सिमिलर है कि हाउ दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। फिर ओशियन सैलिनिटी के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आया था कि सैलिनिटी किस तरह से वेरिएशन करती है और मल्टीफेसेट इफेक्ट क्या है सैलिनिटी के। फिर ओशियन करंट्स पे 2019 में भी आया है कि वाटर मास और ओशियन करंट डिफरेंट इन देयर इम्पैक्ट ऑन मराइन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट पे कैसे है। फिर स्ट्रेट और इस्थमस के बीच डिफरेंस भी पूछा गया है। और 2018 में कंसिक्वेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन ऑन मराइन इकोसिस्टम। डेड जोन का यानी कि जो ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं है उसका स्प्रेडिंग होना मराइन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट लाता है। तो ये पीवाईक्यू है लेक्चर के लास्ट तक। सारे पीवाईक्यू हम वापस, इसलिए मैंने ये पीडीएफ लास्ट में रखी है कि एक लास्ट में एक बार हम देख लेंगे तो पूरा लेक्चर देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन हमें आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओशियनोग्राफी से। ओशियनोग्राफी, ओशियन और ग्राफी यानी कि उसको समझना, स्टडी स्टडी ऑफ ओशियन इज ओशियनोग्राफी। सबसे पहले देखते हैं कि ओशियन के मेजर रिलीफ फीचर कौन कौन से हैं। जैसे कि कॉन्टिनेंट है, उसके बाजू में ओशियन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला रिलीफ फीचर होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद उसमें से स्लोप बनेगा जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद थोड़ा राइजिंग होगा जिसे कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। बाद में वो प्लेन आता है जिसे ओशियन प्लेन या एबिसल प्लेन भी बोलते हैं। फिर वहां पे अगर एक वहां पे उसको क्या बोलते हैं कि इंक्लिनेशन होगा। तो अगर वो इंक्लिनेशन बाहर नहीं निकलेगा ओशियन के सरफेस के, तो उसे आइसलैंड आइसलैंड नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ सी माउंट या एबिसल हिल ही बोलेंगे। और अगर उसकी जो टॉप टोच है वो ओशियन के लेवल से ऊपर आ जाएगी तो उसे आइलैंड बोलेंगे। और ये आइलैंड अगर वॉल्केनिकली एक्टिव होगा तो उसे वॉल्केनिक आइलैंड बोलेंगे। तो इसके जो रिलीफ फीचर है इसमें भी एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें उसकी डायग्राम दौड़ेंगे हम, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको इंडिविजुअली समझाएंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्टिनेंट बट इन द ओशियनिक फॉर्म, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज जेंटली स्लोपिंग एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो है उसका एक्सटेंशन है इनटू द सी। और वो 70 टू 80 किलोमीटर तक वाइड होती है। और वो वेरिएशन लेती है कि कहीं कहीं जगह पर वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, यानी कि ज़्यादा किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। जैसे कि इंडिया में वेस्टर्न जो कोस्ट है उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से वहाँ पे डेल्टास नहीं बनते। जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है यानी कि ईस्टर्न घाट
उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ईस्टर्न कोस्ट वाला, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ पे डेल्टास और एलुवियल जो डिपॉजिट होते हैं, उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है। और ड्यू टू दैट रीज़न वहाँ पे नेचुरल हार्बर भी नहीं है, और वेस्टर्न कोस्ट में नेचुरल हार्बर ज़्यादा है। तो एक ये कनेक्ट हम कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो continental slope is a continuation of continental shelf but it is the inclination slope है, और 200 से 300 मीटर तक ये डेप्थ में जाता है। और उसके बाद जो 0.5 से 1 डिग्री का लेवल के ऊपर स्लोप जब राइज करता है उसे कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज के बाद आता है एक फ्लैटन एंड स्मूथन रीजन ऑफ दैट ओशियनिक बेस, जिसे हम बोलते हैं एबिसल प्लेन। और एबिसल प्लेन के बाद एक इम्पोर्टेंट रीज आता है। रीज यानी कि जो दो माउंटेन जैसे है, ओशियन में जो माउंटेन होते हैं सी माउंटेन, उसके बीच की जगह, यानी कि टू चेन ऑफ माउंटेन के बीच में जो सेपरेशन करता है वो लार्ज डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रीज। और ये टेक्टोनिकली एक्टिव होती है, और इसे प्लेट टेक्टोनिक थियरी सपोर्ट भी करती है। तो ये हो गया मेजर रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन। और सी माउंट और वॉल्केनिक आइसलैंड को भी हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है कि सब मराइन कैनियन क्या है। कैनियन जो है वो एक फीचर ही है। हालांकि मिड ओशनिक रीज जो है वो डिप्रेशन है दो सी माउंट के बीच का, लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में जब डिप्रेशन यानी कि वहां पे एक फीचर बन जाएगा तो उसे सबमराइन कैनियन भी बोलते हैं। तो ये मेजर रिलीफ फीचर हो गए ओशियन के। अब एक न्यू कंसेप्ट है हाइड्रोथर्मल वेंट्स का। व्हाट इज द हाइड्रोथर्मल वेंट? तो इसको उसके नाम से हम जान सकते हैं कि हाइड्रो यानी कि वाटर, थर्मल यानी कि जो थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे थर्मल बोलते हैं, और वेंट यानी कि फीचर। तो जो ओशियनिक प्लेट होती है उसमें वेंट यानी कि फीचर होते हैं। तो ड्यू टू दैट फीचर, अर्थ के क्रस्ट में फीचर होते हैं, उसमें ओशियन का पानी जाता है, जो नॉर्मल पानी होता है। हाइड्रो यानी कि वाटर, ओशियन का वाटर वहां पे जाता है। इसकी वजह से अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है उसकी एनर्जी मिलने से वो पानी गर्म हो जाता है, तो थर्मल यानी कि हीटेड हो जाता है। तो वो एनर्जी की वजह से अभी वो पानी अभी एक्सपेल करेगा गर्म पानी इनटू कोल्ड डीप ओशन। तो यहाँ पे हम एक इमेज में देख सकते हैं कि वो गर्म पानी बाहर आने की वजह से ओशियन में जो उसे बोलते हैं कि वराड बोलते हैं, जिसे जो क्लाउड जैसा बर्स्ट हो रहा है, वोल्केनिक एसिस हो रही है, वो देख सकते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि हाइड्रोथर्मल वेंट इज द फिशर, वेंट यानी कि फिशर, जो फिशर ऑन द ओशियन फ्लोर नियर द मिड ओशियनिक रीज होती है। ये तो नियर मिड ओशियनिक रीज थ्रू विच जियोथर्मल हीटेड वाटर इज एक्सपेल इनटू कोल्ड डीप ओशियन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सी सी वाटर जो होता है वो क्रैक्स होती है जो ओशियन क्रस्ट में, उसमें चला जाता है और हीटेड हो जाता है। और उसके कारण वहाँ के मेंटल जो होता है मैग्मा, अर्थ क्रस्ट के नीचे, उसके मिनरल्स जो है वो इसके साथ मिल जाते हैं पानी के साथ। तो रिच डिजोल्व मिनरल एंड सल्फाइड होता है वो राइज हो जाता है और थ्रू आउट द क्रस्ट इरप्ट हो जाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम जान सकते हैं कि यही जो एनर्जी के बाद वहाँ पे केमिकल एनर्जी बोलते हैं, कीमोसिंथेसाइज एनर्जी बोलते हैं इसको। तो ये एनर्जी मिलने से वहाँ के आसपास के बैक्टीरिया उस पे फीड करते हैं। तो एक कंसेप्ट निकल के आता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरी, कि लाइफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकता है। तो इस तरह से सपोर्ट यूनिक कीमोसिंथेसिस इकोसिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट वहां तक जा नहीं सकती ड्यू टू फोटिक
एरिया कुछ 200 मीटर तक ही होता है। उसके बाद एफोटिक जोन चालू हो जाता है। तो बैक्टीरिया जो है और आर्कियाई है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें से जो कीमोसिंथेसिस रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उस एनर्जी पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो इससे वो कंसेप्ट भी हम जान सकते हैं। और यही जो मिनरल्स है, जैसे कि पॉलीमेटल मेटालिक नोड्यूल्स वहाँ पे होते हैं मेंटल और मैग्मा में, सल्फाइड कॉपर मर्क्यूरी ये सब, नॉट मर्क्यूरी बट सल्फाइड कॉपर ये सब वहाँ पे मेटल्स काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। तो इस इससे वो हमें एक सोर्स मिल जाता है। अब हमने एक पीवाईक्यू में देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्थमस एंड स्ट्रेट, ये आया हुआ है मेंस में क्वेश्चन। तो इसके लिए तो हम पहले इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे कि व्हाट इज द इस्थमस। इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, लैंड की जो नैरो स्ट्रिप होती है जो दो बड़ी लैंड एरिया है, टू लार्ज एरिया को कनेक्ट करती है और दो वाटर बॉडी को अलग करती है, उसे इस्थमस बोलते हैं। इसके अपोजिटली स्ट्रेट ये होती है कि दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है बट सेपरेट करती है दो लैंड मासेस को। इस तरह से इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में इसका हम डायग्राम दौड़ेंगे। डायग्राम में हम एक सिंपल डायग्राम दौड़ सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला इस एरिया है, जहाँ पे मलेशिया, मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया दिखा देंगे, तो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो अगर मलेशिया को एक्सटेंड करेंगे नॉर्थ में, तो वहाँ पे थाईलैंड आएगा। तो वहाँ भी एक इस्थमस ऑफ थाईलैंड बन रहा है, तो उसको भी दर्शा सकते हैं। या फिर एक पनामा इस्थमस वेरी फेमस है कि वो मेक्सिको और उसके साथ जो साउथ अमेरिका है उसको कनेक्ट करता है। तो इस्थमस ऑफ पनामा इज एग्जांपल, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक एग्जांपल है। एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत सारे स्टेट है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्थमस एंड स्ट्रेट? तो इस्थमस का इम्पोर्टेंस ये है कि मिलिट्री और इकोनॉमिक रूट में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन दो कॉन्टिनेंट के बीच, यानी कि यहाँ पे भी इस्थमस ऑफ पनामा है जो वो मेक्सिको से साउथ अमेरिका में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और इन्फ्लुएंसेस द ओशियन सर्कुलेशन विच टर्न इनटू वेदर पैटर्न ऑन बोथ साइड। सिमिलरली स्ट्रेट जो होता है वो भी मिलिट्री चेक पॉइंट की तरह, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का है, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह, और शिप और पोर्ट्स के हार्बर की तरह भी वो यूजफुल होता है। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ। तो डेफिनेशन ये है कि बे होता है वो, उसका माउथ बहुत वाइड होता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, उसका माउथ हम देख सकते हैं कि वाइड है। और वाटर बॉडीज है, उसका माउथ वाइड है, लेकिन पार्शियली वो लैंड से इनक्लोज है, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश म्यांमार की जो बॉर्डर है उससे इनक्लोज्ड है, लेकिन माउथ काफी वाइड है, उसको बे बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल एक एग्जांपल है। लेकिन गल्फ क्या है? गल्फ में माउथ होता है वो नैरो होता है, यानी कि ओपनिंग नैरो होता है, और लैंड भी पार्शियली इनक्लोज होता है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब इसमें मेन डिफरेंस ये है कि फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। फॉर्मेशन, बे का फॉर्मेशन इरोजन ऑफ कोस्ट लाइन की वजह से होता है, और गल्फ का जो फॉर्मेशन वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बे ऑफनली सर्व एज एक्सेलेंट हार्बर, हार्बर और फिशिंग ग्राउंड के लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में जो कोलकाता एक हार्बर है और फिशिंग ग्राउंड भी अच्छा प्रोवाइड करता है। जबकि गल्फ ऑफ मैक्सिको टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, तो वो एक इंटरनेशनली शिपिंग रूट प्रोवाइड करता है और मराइन बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, और ऑयल रिजर्व भी एक अच्छा है वो। तो इस तरह से दोनों के बीच डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट
जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर की प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। एक है टेम्परेचर, एक है सैलिनिटी, और वो दोनों के साथ हम देखेंगे डेंसिटी। सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर। तो ओशियन का टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा ओशियन का टेम्परेचर होगा, वो है 30 डिग्री सेल्सियस की अकॉर्डिंग। बट पोलर रीजन में वो माइनस में चला जाता है, -2 डिग्री तक भी वो जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कोई कि फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, ओशन के ऊपर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे निर्भर करता है, तो सबसे पहला आंसर में एक पॉइंट ये आएगा कि वो लैटिट्यूड पे अफेक्ट करेगा, लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा कि लैटिट्यूड कौन सा है। अगर इक्वेटर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर पोलर होगा तो टेम्परेचर कम होगा। दूसरा ये है कि लैंड मास के ऊपर, यानी कि अगर वो ओशन तीन ओर से लैंड मास से घिरा हुआ है, जैसे कि हमने आगे अभी अभी देखा था कि बे ऑफ बंगाल, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि लैंड से घिरा हुआ है और लैंड काफ़ी ज़्यादा ठंडा और गर्म गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और अगर वो ओपन होगा ओशन, तो उसका टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, काफ़ी कम होगा। तो ये एक अ, उसका जियोग्राफिकल पैटर्न भी है, उसका रीज़न। एक तीसरा पॉइंट ये है कि ओशियन करंट्स के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है। ओशियन करंट्स हम अभी नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक। ओशियन करंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वार्म ओशियन करंट है तो वो वार्म वाटर लेके आएगा वो रीजन में, तो इसकी वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर कोल्ड ओशियन करंट आ रहा है वो रीजन में तो कोल्ड वाटर लेके आएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक ओशियन करंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। फिर अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि कोल्ड वाटर होगा तो वो डेंसर होगा, इसकी वजह से कोल्ड वाटर अप आएगा तो वो टेम्परेचर कम करेगा। अगर वार्म वाटर लाएगा अपवेलिंग तो वो टेम्परेचर ज़्यादा करेगा। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन की पॉल्यूशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है। तो एक ये रीजन, तो हमने देख लिया कि फैक्टर कौन कौन से है। एक तो है कि लैंड और मास, लैंड मास और ओशियन का जो कनेक्टिविटी है, फिर लैटिट्यूड है, फिर ओशियन करंट्स है, फिर ह्यूमन का इंटरफियर है, और ओशियन करंट्स के ऊपर ये फैक्टर हो गए। अब टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली तो हमने देख लिया कि लैटिट्यूड 0 और 90 के अकॉर्डिंगली होता है वेरी, लेकिन वर्टिकली यानी कि ओशन के सरफेस से लेकर उसके फ्लोर तक जाना है तो उसमें टेम्परेचर किस तरह वेरी करेगा। तो सबसे पहले ड्यू टू द सोलर इंसोलेशन, उसका जो ओशन का सरफेस है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम 200 मीटर तक जाएंगे तो उसका टेम्परेचर गिरता जाता है। तो सरफेस जो है उसको हम 200 मीटर तक कंसीडर करते हैं, ओशियन सरफेस टू 200 मीटर तक सरफेस लेयर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर सनलाइट की वजह से ज़्यादा होता है। फिर आता है थर्मोक्लाइन, जो कि 200 से 1000 मीटर तक का होता है। थर्मो और क्लाइन, क्लाइन का मतलब होता है कि एकदम से सपाटी आ, गिर जाना। तो टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है 200 से 1000 मीटर तक, तो इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। और एक है डीप ओशन जो 1000 मीटर के बियॉन्ड आता है, जैसे कि 0 to 3 डिग्री सेल्सियस तक वो होता है। तो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख ही लिया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी जो होती है वो किस में हम मेजर करते हैं। सबसे पहले सैलिनिटी मतलब कि सॉल्ट का प्रमाण, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। तो उसका अगर हमें मेजर करना है तो पार्ट पर
थाउजेंड में मेजर करता है कि जैसे कि नॉर्मल सैलिनिटी होती है 24.7 पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड। तो 24 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1000 ग्राम वाटर में, 1000 एवरी 1000 पार्ट वाटर, वाटर का 1000 पार्ट लोगे उसमें 24 ग्राम सॉल्ट होगा। तो इसको बोलेंगे कि पीपीटी। तो इस पे क्या फैक्टर है? तो सैलिनिटी के भी फैक्टर है कि सैलिनिटी किस पे डिपेंड करती है, वो उसके भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो वेरी करती है। सबसे पहला फैक्टर है कि टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना इवेपरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपरेशन ज़्यादा होगा तो पानी कम हो जाएगा और सॉल्ट बचेगा, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से सैलिनिटी काफ़ी इंक्रीज होगी। पार्ट पर थाउजेंड, थाउजेंड वाटर में सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू टेम्परेचर। फिर एक है कि फ्रेश वाटर इनफ्लक्स होगा। अगर जैसे कि पोलर रीजन में क्या होता है कि ग्लेशियर मेल्टिंग होता है और इवेपरेशन भी काफी कम होता है पोलर रीजन में। तो ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो पानी वहां से आता है और सी वाटर में मिल जाता है। तो इनफ्लक्स की वजह से पानी अब पहले जो पानी मान लेते हैं कि 100 ग्राम था, वैसे तो मिलीलीटर में होता है, लेकिन मान लेते हैं कि 100 ग्राम पानी था, तो अभी 1000 ग्राम हो गया है। लेकिन सॉल्ट तो उतना ही है कि 10 ग्राम था, 10 का 10 ग्राम ही रहा है। तो अकॉर्डिंगली अभी सैलिनिटी कम हुई है ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ वाटर। फिर एक ये है टेम्परेचर है, इवेपरेशन है, उसके साथ साथ ओशियन करंट भी वेरी करता है कि सैलिनिटी के साथ साथ ओशियन करंट के रिडिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सैलिनिटी भी वेरी करती है। लेकिन उसका एकदम ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन टेम्परेचर और इन्फ्लक्स ऑफ वाटर काफी अच्छे एग्जाम्पल है इसके लिए। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ओशियन सैलिनिटी ये क्या है। यानी कि ओशियन की सैलिनिटी में कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है उसके मिनरल्स का। मिनरल्स जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं पर्टिकुलर ओशियन के वाटर में। मतलब कि टोटल सैलिनिटी है वो वेरी करती है, लेकिन उसमें जो ये मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक प्रॉपर मिनरल्स को आप मेजर करोगे तो उससे टोटल सैलिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से ये वेरी करेगा सैलिनिटी। तो ट्रॉपिकल रीजन में हमें पता है कि सोलर इंसोलेशन काफी ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन में वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, और पोलर रीजन में ड्यू टू लेस इवेपोरेशन एंड इन्फ्लक्स ऑफ वाटर सैलिनिटी काफी कम होगी। फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सैलिनिटी ऑन द सरफेस ड्यू टू ज्यादा इवेपोरेशन सैलिनिटी ज्यादा होगी, वो ट्रॉपिकल रीजन में, और पोलर रीजन में कम होगी। तो उसमें भी हेलो क्लाइन होता है। हेलो यानी कि साल्टनेस, और क्लाइन यानी कि गिर जाना। तो जैसे भी डीप जाएंगे ओशन में, तो ड्यू टू लेस टेम्परेचर उसमें सैलिनिटी अभी कम होती है, क्योंकि इवेपोरेशन भी कम होता है। तो ये एक हेलोक्लाइन की सिचुएशन है। अब एक बात ये है कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, तीनों में सैलिनिटी डिफरेंस कैसे है? इंडियन ओशन में 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी है। उसमें भी राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, जहाँ पे रिवर्स जो होती है उनका वाटर का इन्फ्लक्स ज्यादा होता है,
और वेस्ट साइड में अरब सी है, वहाँ पे रिवर काफ़ी कम, वहाँ पे वाटर इन्फ्लक्स करती है। तो इसकी वजह से राइट साइड में बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम होती है एज कंपेयर टू अरब सागर की, अरेबियन सी की सैलिनिटी। फिर एक ये है कि पैसिफिक ओशन की सैलिनिटी है, वो पैसिफिक ओशन काफ़ी वाइड है, उसकी साइज और शेप काफ़ी यूनिक है। तो उसमें भी अप वेलिंग और डाउन वेलिंग की कंडीशन की वजह से सैलिनिटी उसकी चेंज होती रहती है। और एटलांटिक ओशन में भी ऐसा ही है कि एटलांटिक ओशन में नॉर्थ एटलांटिक है और साउथ एटलांटिक है। तो नॉर्थ एटलांटिक में सैलिनिटी कम है, क्योंकि नॉर्थ एटलांटिक में जो आर्कटिक का ग्लेशियर है वो मेल्ट होके वहाँ पे पानी इन्फ्लक्स कर रहा है, तो सैलिनिटी कम हो रही है। जबकि साउथ साउथ अटलांटिक है, वो लैंड से घिरा हुआ है और वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये हो गया सैलिनिटी का कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डेंसिटी का कंसेप्ट। तो डेंसिटी की डेफिनेशन ये है कि अ, कोई पर्टिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, mg बाय वॉल्यूम, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, ml ले लो, कुछ भी ले लो। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये भी वेरी करती है कि डेंसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ओशियन वाटर है, वाटर के मोलेक्यूल्स के बीच की जगह बढ़ेगी, वो एक्सपांड करेंगे, तो इसकी वजह से वॉल्यूम उनका कम होगा। और अगर टेम्परेचर कम होगा, यानी कि एक पानी है वो पोलर रीजन में जाएगा, आइस बन जाएगा, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसके मोलेक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो उसका मास बढ़ जाएगा, तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। फिर सैलिनिटी का, सैलिनिटी में ये है कि सैलिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना डेंसिटी ज़्यादा होगा। वो तो एक कॉमन थिंग है, कॉमन सेंस की बात है कि जितना सैलिनिटी, यानी कि नमक ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और कम होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब प्योर वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और अगर आप उसमें सॉल्ट डाल दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1.3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो इसी वजह से जब आप किसी पानी को फ्रोजन होने से बचाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। इसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1.3 डिग्री चला जाता है। एक फैक्टर ऑफ डेंसिटी है वो प्रेशर भी है, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए तो उसका वजन बढ़ जाएगा, यानी कि एक वॉल्यूम में पहले 10 मॉलिक्यूल आते थे, अभी 50 आ रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर कम करने से डेंसिटी कम होती है। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मूवमेंट ऑफ ओशन। और ये डेंसिटी है उसमें भी वर्टिकली भी हम जाएंगे ओशन वाटर से डीप में। तो पहले वो उसका जो एक क्लाइन बोलते हैं उससे पिक्नोक्लाइन बोलते हैं। पिक्नोक्लाइन मतलब कि ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन थर्मोक्लाइन एंड हेलोक्लाइन की वजह से डेंसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि डिपेंडेंट है सैलिनिटी और टेम्परेचर के ऊपर। सैलिनिटी कम होगी तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी ना। तो इसे पिक्नोक्लाइन बोलते हैं, पिक्नोक्लाइन लेयर। तो सरफेस पे डेंसिटी ड्यू टू दैट सनलाइट, टेम्परेचर ज़्यादा होता है सरफेस के ऊपर, तो मोलिक्यूल एक्सपांड करता है तो डेंसिटी कम होती है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलिनिटी है वो थोड़ी राइज करती है और टेम्परेचर कम हो रहा है। समझ रहे?
सैलिनिटी धीरे धीरे पहले पोलर रीजन में सैलिनिटी कम थी, अब थोड़ी ज्यादा हो रही है। वो हमने येलो लाइन में देखा था। और इक्वेटर में सैलिनिटी ज्यादा थी, लेकिन वो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी में दो फिनोमेना साथ में हो रहे हैं, टेम्परेचर भी गिर रहा है और सैलिनिटी थोड़ी बढ़ रही है। इसकी वजह से ऑल ओवर डेंसिटी बढ़ रही है। और डीप जैसे जैसे जाएंगे तो एकदम कोल्ड हो जाएगा पानी, इसकी वजह से डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बिलो द 1000 मीटर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर का मूवमेंट, जिसे वेव भी बोला जाता है, जिसे टाइड भी बोलते हैं और ओशियन करंट भी बोलते हैं। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो वेव जो होता है उसे क्या बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ड्रिवन बाय वेरियस फोर्स लाइक विंड। उसको हम जो ओशियन वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ऑसिलेशन करते हैं, उसे वेव बोलते हैं। कि वेव आर द ऑसिलेटिंग मूवमेंट ऑफ वाटर caused by mainly wind blowing across the surface of sea। ठीक है, सरफेस ऊपर विंड आएगी, उसके कारण ओशियन का वाटर है वो ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन का मतलब है कि ऊपर नीचे होना। वो टू एंड फ्रो आगे पीछे नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे ही जाता है। लेकिन एज अ ब्रॉड इमेज हमें ऐसा लगता है कि वो वेव बन रहा है, लेकिन ओरिजिनली वो ऊपर नीचे ही जाता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। इस तरह से विंड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट बनाता है, ट्रैवल नहीं करता है लेकिन पूरा सर्कुलर ऑर्बिट बनता है। इसे हम वेव बोलते हैं। तो जितना विंड ज़्यादा होगा और उतने उतने ही वेव ज़्यादा बनेगी। जितना विंड का ड्यूरेशन लॉन्ग होगा उतनी वेव लॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट थिंग है, उसे हम बोलते हैं टाइड। टाइड जो है वो बनती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। एंड उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस भी होता है सन एंड अर्थ के रोटेशन का, उसके बोलते हैं टाइड। तो मून के पुल के वजह से जो ओशियन का वाटर होता है उसमें बल जाता है, उसे टाइड बोलते हैं। और उसमें अर्थ और सन का रोटेशन थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है। टाइड के भी क्लासिफाई करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, कि अगर वो दिन में एक बार आती है तो उसे डायगोनल टाइड बोलते हैं। कि एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड आएगी दिन में 24 आवर्स में, तो उसे डायगोनल टाइड बोलते हैं। और सेमी डायगोनल टाइड उसे बोलते हैं कि दिन में 2 बार हाई टाइड और दिन में 2 बार लो टाइड आएगी। ये उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसका कैटेगराइजेशन हुआ। दूसरा इसका दो टाइप है, कि इसे स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि सन मून और अर्थ एक ही पोजीशन में, एक ही लाइन में होते हैं, जिसे स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ये अलाइन होते हैं, तो इसकी वजह से कंबाइन ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। मून और सन की कंबाइन ग्रेविटी लेती है और बल भी काफी हाई हो जाता है, जिसे स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। नीप टाइड में क्या होता है कि मून और सन दोनों राइट एंगल बनाते हैं अर्थ के साथ 90 डिग्री पे। एंड उसके वजह से दोनों का फोर्स अपोजिट हो जाता है। सन का ग्रेविटेशनल पुल और मून का ग्रेविटेशनल पुल अपोजिट हो जाता है, उसे हम नीप टाइड बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि टाइड के बनने के लिए उसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। हाँ, ये तो देख लिया कि ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन अर्थ में भी कोई फैक्टर होंगे जो टाइड को ज़्यादा कम लॉन्ग शॉर्ट बनने के लिए इन्फ्लुएंस करते होंगे। तो सबसे पहले उसका एक फैक्टर है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि लैंड एज अ बैरियर होगा तो टाइड हायर बनेगी। अगर वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होगा और मिड ओशियनिक आइसलैंड होगा तो उसमें टाइड लोअर बनेगी। फिर ये भी है कि कोई कोस्टल टोपोग्राफी होगी तो इंटेंसिफाइड टाइड होगी तो द फनलिंग इफेक्ट। तो ये तीन मेजर फैक्टर है कि शेल्फ कॉन्टिनेंटल होगा तो हायर टाइड होगी और मिड ओशियनिक आइलैंड होगा तो टाइड लो होगी और अगर फनलिंग इफेक्ट होगा तो टाइड काफ़ी हाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं ओशियन करंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा था कि 3 बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओशियनिक करंट का डेफिनेशन क्या है पहले तो। ओशियन करंट्स आर द लार्ज continuous movement of sea water। continuous movement है and largely voluminous movement of ocean water in particular direction due to। इसके रीजन क्या है, फैक्टर कौन कौन से है, तो ये इसके टाइप भी डिसाइड करता है कि इसके दो टाइप है। एक है सरफेस ओशियन करंट, एक है डीप ओशियन करंट। तो अगर विंड के द्वारा ड्रिवन होगा ये मूवमेंट तो उसे सरफेस ओशियन करंट बोलेंगे। और अगर ये ग्रेविटी या फिर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर डेंसिटी की वजह से या फिर सैलिनिटी की वजह से ड्रिवन होगा मूवमेंट तो उसे हम डीप ओशियन करंट बोलेंगे। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। तो 10% ही सरफेस करंट होती है और 90% डीप वाटर करंट होते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि उसके टेम्परेचर के बेसिस पर। यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं कि अगर कोल्ड करंट और वार्म करंट क्लासिफिकेशन है, अगर वो करंट जो है ओशियन करंट वो कोल्ड वाटर को ले जा रहा है रीजन में, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम पोलर रीजन टुवर्ड इक्वेटर, तो उसको हम कोल्ड करंट बोलेंगे। और अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा वार्म वाटर टू फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन या फिर इक्वेटर टू अदर रीजन, उसे हम वार्म करंट बोलेंगे। अभी हम इमेज में देख पा रहे हैं करंट कौन कौन से होते हैं। इसका बहुत डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव इतना ही है कि कोल्ड करंट वार्म करंट कौन कौन से होते हैं। तो एक एक बार मैं पूरा क्विकली रिकैप दे देता हूँ कि यहाँ पे एक पैसिफिक रीजन है, उसमें नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को देखेंगे, उसके बाद उसका काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है और वहां से जाएगा। यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं कि एक कुरोशियो करंट होगा, कुरोशियो के बाद होगा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। फिर यहाँ से वापिस आएगा कैलिफोर्निया करंट जो कि कोल्ड करंट होगा। फिर उसके ऊपर जाएगा अलास्कन करंट और यहाँ पे ओयासियो करंट आएगा। और साउथ में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आएगा और यहाँ पे पेरुवियन करंट आएगा। साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर यहाँ पे आएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ पैसिफिक और पेरुवियन करंट। सिमिलरली अटलांटिक ओशन में भी नॉर्थ इक्वेटर करंट और इक्वेटर काउंटर करंट, और उसी के साथ गल्फ ऑफ स्ट्रीम यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार, सॉरी नॉट मन्नार, मैक्सिको है, वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनेगा और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगा। वहाँ से नॉर्वेजियन करंट जाएगा और वापस आएगा यहाँ पे कैनरी करंट और लेब्राडोर करंट भी एक है। सिमिलरली साउथ अटलांटिक में ब्राजीलियन करंट, साउथ अटलांटिक करंट और बेंगुएला करंट है। वो एक इसे गायरे भी बोलते हैं, ये सर्कल बनाता है। फिर सिमिलरली इंडियन ओशन है, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, अगुलास करंट एंड मोजाम्बिक करंट
और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो इसको याद रखना है हमें। अब एक क्वेश्चन ये आया है बहुत बार, 3 बार क्वेश्चन आया, उसमें से 2 बार क्वेश्चन यही आया है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट कौन कौन से है, कि ओशियन करंट फॉर्म किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे कि अगर सरफेस करंट होगा तो वो विंड की वजह से फॉर्म हो सकता है, और अगर डीप करंट होगा तो वो सैलिनिटी, ग्रेविटी और डेंसिटी की वजह से भी बनता है। अब उसके एग्जाम्पल हमें देने होंगे कि एक एक फैक्टर इंसोलेशन का भी है। इंसोलेशन यानी कि सोलर इंसोलेशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि वाटर एक्सपांड होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो, और एक्सपांड होता है तो वो कूलर रीजन में जाता है, इसकी वजह से मूवमेंट होता है, तो एक इंसोलेशन फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, जैसे विंड विंड की वजह से हमने बोला था कि सरफेस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका एग्जांपल हमें देना है कि नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट जो यहाँ पे बताई थी, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे बनती है, और सिमिलरली यहाँ पे बनती है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये दोनों विंड की वजह से बनती है। तो इसके एग्जांपल है, सबसे पहला था कि टेम्परेचर इंसोलेशन की वजह से, दूसरा है कि विंड की वजह से, तीसरा रीजन है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक यहाँ पे ड्रिफ्ट जा रही है ना, जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्दर्न, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गल्फ स्ट्रीम है, ये जा रही थी इस तरफ। तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कोरियोलिस करंट करंट भी हम उसका प्रॉपर एक वीडियो होगा उसमें देखेंगे। लेकिन कोरियोलिस करंट में क्या होता है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के करंट होता है उसको वो राइट साइड पे बेंड करता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर के जो करंट होते हैं उसको वो लेफ्ट साइड पे बेंड करता है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से एग्जाम्पल में गल्फ स्ट्रीम है उसको राइट में डेविएट करता है, और साउथर्न में यहाँ पे ब्राजीलियन करंट है उसको वो लेफ्ट में इस तरह से बेंड करता है। तो एक कोरियोलिस फोर्स भी इसका एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशनिक करंट है। फिर ये है सैलिनिटी। सैलिनिटी जो डीप ओशियन करंट बनता है, क्योंकि सैलिनिटी बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो ओशियन का सरफेस का वाटर का डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका डाउन वेलिंग होगा, फिर वो आगे जाके यानी कि पोलर रीजन से जाके डाउन वेलिंग होगा, डाउन वेलिंग होते होते वो इक्वेटर आएगा, वहाँ पे उसका अप वेलिंग होगा, तो ये पूरा करंट बन रहा है। तो सैलिनिटी इज द रीजन बिहाइंड ओशियनिक करंट। एक रीजन है कि लैंड मास की वजह से, यहाँ पे हम जो पेरुवियन करंट देख रहे हैं, साउथ पैसिफिक करंट यहाँ पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लैंड मार्क बन रहा है, क्योंकि साउथ अमेरिका की वजह से ये वेस्टवर्ड का जो ड्रिफ्ट है वो यहाँ पे पेरुवियन करंट एक इमर्ज हो रहा है, वो लैंड मास की वजह से है। तो ये लैंड मास ही होगा, और सीजनल और मॉनसूनल विंड की वजह से भी ओशियन करंट बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल की तरफ कि ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, जो इंडियन करंट जो है इंडियन मानसून में, साउथ वेस्ट मानसून के वक्त सोमालियन करंट देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के वक्त ऐसे करंट देखने को नहीं मिलते। तो ये एक मॉनसूनल चेंज भी है। अब ये हो गया, हमने करंट पढ़ लिए, उसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में देख लिया कि इंसोलेशन है, फिर विंड है, फिर सैलिनिटी है, फिर कॉन्टिनेंटल के जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, लैंड मास वो है, बाद में ये भी देखा कोरियोलिस फोर्स है, और मानसून भी है। तो इस तरह से पूरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देख लिया। अब यही क्वेश्चन के साथ ये भी आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ओशियन करंट ऑन क्लाइमेट एंड जियोग्राफी क्या है, कि ओशियन करंट की इम्पैक्ट क्या है उसके क्लाइमेट और जियोग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहला है कि ये डेजर्ट बनाता है, जैसे नामीबिया डेजर्ट बनता है,
कोल्ड करंट की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है और एरिडिटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो नामीबियन डेजर्ट बनता है, दैट इज द रीजन बिहाइंड बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट। दूसरा, ये ओशियन करंट रेनफॉल लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कुरोशियो करंट है यहाँ पे। वो कुरोशियो करंट वो वार्म और ह्यूमिड एयर लाता है और उसके रीजन में रेन लाता है। फिर एक है मॉडरेटिंग इफेक्ट की, जैसे ये कैनरी करंट है इंग्लैंड में। कैनरी करंट से इंग्लैंड में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, हॉट टेम्परेचर होता है, तो कैनरी करंट कोल्ड वाटर को लेके आता है, इसकी वजह से वो मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। फिर इम्पैक्ट ये है कि फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिक्स हो गए वहाँ पे न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन बन जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन बनेंगे तो मछली आएगी उसको खाने के लिए, और मछली आएगी तो फिशिंग ग्राउंड वो प्रोवाइड करेगा। फिर ये कोल्ड करंट है वो नेविगेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो उसका पाथवे है करंट का, वो शिप को ज़्यादा स्पीड अप या स्लो डाउन करता है, उसको नेविगेट करता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए भी जो वार्म वाटर है, वार्म करंट है, तो वार्म करंट की वजह से वार्म वाटर आता है और उससे टेम्परेचर कम होता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इम्पैक्ट हमने देख लिया कि सबसे पहले ओशियन करंट्स के इम्पैक्ट में सबसे पहले है कि नामीबिया का डेजर्ट। दूसरा कि मॉडरेटिंग फैक्टर ऑफ कैनरी करंट इन इंग्लैंड। फिर रेनफॉल लाता है कुरोशियो करंट, और नेविगेशन में भी हेल्पफुल है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन लाने के लिए, और फिशिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। ये हो गया ओशियन करंट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कनेक्शन बिटवीन ओशियन करंट एंड मेजर फिशिंग ग्राउंड क्या है। तो मैंने अभी समझा दिया था कि हीट, जो वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है। इसके रीज़न ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो कोल्ड वाटर होता है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, कोल्ड वाटर नीचे डेंसर होता है तो नीचे होता है। और हमने बताया था कि मैग्मा का जो वेंट के द्वारा ऊपर जाता है मैग्मा, और उसके जो सल्फर और उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं। तो अपवेलिंग जब होगा ये कोल्ड करंट का, तो न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन जो होगा डिजॉल्व वो भी ऊपर जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होगा, तो मछलियाँ भी अट्रैक्ट हो जाएगी, तो मछलियों के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। तो ये एक वर्ल्ड का रिचेस्ट फिशिंग जोन बन जाएगा, जैसे कि ग्रांड बैंक है ऑफ न्यू फाउंडलैंड में। फिर एक कंसेप्ट है ओशियन गायरे का। मैंने ये समझाया था कि ये जो सर्कुलर बन रहा है, इसका डेफिनेशन ये है कि लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशियन करंट्स formed due to combined effect of global wind pattern, Coriolis force and continental boundaries। गल्फ स्ट्रीम है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में जा रही है। फिर विंड पैटर्न की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन रही है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बाउंड्री की वजह से वो कैनरी करंट इस तरफ आ रहे हैं, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये पूरा राउंड बन रहा है। तो द लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशियन करंट, ये लार्ज सिस्टम बन रहा है रोटेटिंग ओशियन करंट का, formed due to the Coriolis force, wind and continental boundaries। ऐसे टोटल 5 दायरे बनते हैं। एक यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक, एक साउथ साउथ अटलांटिक है, फिर ये है इंडियन वाला तीसरा, एक चौथा है नॉर्थ पैसिफिक, और पांचवा है साउथ पैसिफिक। तो ये दायरे बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि डीप ओशियन वाटर सर्कुलेशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में डीप ओशियन करंट देखेंगे, मिनरल्स और सोर्सेस वगैरह देखेंगे, कोरल्स रीफ और उसका ब्लीचिंग भी साथ में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।